जंतर मंतर प्रदर्शन होता है, सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है, छात्र उसमें हिस्सा लेते हैं और कई छात्र प्रधानमंत्री से लेकर के कई नेताओं को और सरकार को गाली देने में भी शामिल होते हैं। उन्हीं में से एक वीडियो, एक 15 साल की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद से पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया, एक एफआईआर दर्ज कराई गई नोएडा में और उसके बाद से लड़की का एक वीडियो आया जिसमें वो सॉरी बोलती नजर आती है प्रधानमंत्री को और वो बोलती है कि वो खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी और एक तरीके से लगता है कि उससे वो वीडियो बनवाया जा रहा है, उससे जवाबदेही मांगी जा रही है एक 15 साल की बच्ची से। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जवाबदेही जब मांगी जा रही है, जब सॉरी बुलवाया जा रहा है कि आपने गलत किया है, आपकी भाषा गलत है, तो ये सिर्फ बच्चों पे ही क्यों लागू होना चाहिए? ये नेताओं पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये फिल्मों में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये गानों में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये स्टैंड अप कॉमेडीज में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अगर किसी चीज को आप लागू करना चाहते हैं तो सब पे लागू होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बच्चों में ये भाषा पनपी है वो कैसे पनपी है? ऐसा तो है नहीं कि अभी 10 साल पहले 15 साल पहले से गालियां देना लोगों ने चालू कर दिया और बच्चे भी गाली दे रहे हैं। आखिर ये कैसे आया उनमें? इन सब पे डिस्कशन करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। हम एक एक पहलू पे कोशिश करेंगे बात करने की कि किसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए और किसके लिए क्या अच्छा है तो क्यों होना चाहिए। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा है, समीरात मिश्रा है, ये आज हमें बताएंगे दोनों मिलके कि जो हो रहा है फिलहाल देश में भाषा को लेकर के, क्या वो भाषा की मर्यादा सिर्फ बच्चों तक सीमित रहनी चाहिए या सभी तक जाना चाहिए? प्रभाकर सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। आशुकेश, 15 साल की बच्ची का जिसका आपने जिक्र किया, उसका वीडियो में देख रहा था, उसकी बात सुन रहा था, बहुत घबराई हुई, बहुत डरी हुई, ऐसे लग रहा है कि देश में सबसे बड़ी गुनहगार वही है। वो कहती है कि मैं नजर नहीं मिला पा रही हूँ, समाज का, देश का सामना नहीं कर पा रही। तो उसके आवाज में जो करुणा है, जो एक पिटीनेस है, मुझे लगता है कि अगर वो फीलिंग सब में आ जाती ना, तो फिर जंतर मंतर दोबारा नहीं होता, भाषा विवाद खत्म हो जाता, भाषा की विद्रूपता पे बात ही नहीं होती, कभी बात ही मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो वो बच्ची, एक मासूम सी बच्ची, उसे इस बात की पीड़ा है कि मैंने इसे कुछ कह दिया, मेरे मुंह से कुछ निकल गया। 15 साल की बच्ची, इसे प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसने स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि इसके लिए केवल वो बच्ची या जंतर मंतर पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले बच्चे ही जवाबदेह नहीं है। ये भाषा वो सीखते कहां से, उन्हें ये चीजें आती कहां से? ये बड़ा विशद विषय है जिस पर मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, और हमें नहीं, सबको बात करनी चाहिए। दरअसल हमारा समाज ना सहिष्णु हो गया इन गालियों को लेकर, इन चीजों को लेकर। और जब बच्चे कहां से सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं घर से, बच्चे सीखते हैं अपने माँ बाप से, बच्चे सीखते हैं साहित्य से, बच्चे सीखते हैं सिनेमा से, बच्चे सीखते हैं अपने नेताओं से, बच्चे सीखते हैं विधानसभा की कार्रवाई से, बच्चे सीखते हैं संसद की कार्रवाई से। एक एक चीज, कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर भाषा की शुचिता का ध्यान रखा जाए। मैं मीडिया से आता हूं, आए दिन टीवी डिबेट्स में भाषा का जो स्तर है, अगर उसे देखेंगे आपको तो समझ में आ जाएगी बात कि ये कहां से चीजें आ रही हैं। सरेआम मां बहन की गालियां होती हैं प्राइम टाइम डिबेट, तालियां बजती हैं। बच्चा देख रहा है तो सीखेगा, वही तो सीखेगा। एक बात और मैं बस उदाहरण के लिए बताता हूं। मैंने एक वीडियो लगाया फेसबुक पर, राजस्थान का एक लड़का, एक आदमी, जो उसने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार में वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, और उसने उसमें मेरे लिए बहुत ही गंदी गाली का इस्तेमाल किया। आप सोच कर देखिए कि वो सरकारी नौकरी, सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकरी करने वाला आदमी, शिक्षक है, वाइस प्रिंसिपल है, और उसे कोई गिल्ट नहीं है कि वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर गाली लिखता है, उसे भय ही नहीं है। तो जब ये भय नहीं रहेगा उसे, अच्छा केवल भय नहीं, ये कानून का भय नहीं होता है, एक भय होता है कि मुझे कोई गाली देते हुए सुन लेगा तो क्या मेरे बारे में सोचेगा, शिक्षक है, मेरी मर्यादा के बारे में क्या क्या सोचेंगे लोग, कोई भय नहीं है। और जब ये भय नहीं रहेगा तो केवल कानून बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये जो लोक लाज होता है ना, गाली के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, ये लोक लाज बहुत अहमियत होती है उसकी, और मुझे लगता है कि ये हम भूल गए हैं, और इस पर भी बहस होनी चाहिए। लेकिन सर सवाल यही है कि जवाबदेही, जो इसकी मैं बात कर रहा था कि क्या जवाबदेही बच्चों की भी होनी चाहिए? हमने कितने मंत्रियों की गाली देते हुए वीडियोस देख ली,
एक तो मुख्यमंत्री हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो तो एक मीडिया पर्सन को बोलते हैं कैमरा, बस वो कैमरा हल्का सा बढ़िया से टिल्ट नहीं कर पा रहा था। तो आखिर सर ये समीर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये बैकबोन आ कहां से जाता है कि आप सामने वाले से तो जवाबदेही मांग लेते हैं, सामने वाले को बोल देते हैं कि नहीं देखो तुम्हारा गलती है, तुमने गाली दी, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। आप कब सॉरी बोलिएगा, आप कब बदलिएगा, आपकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? धन्यवाद आशुकेश जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और बात आपने शुरू की उस 15 साल की बच्ची से, प्रभाकर जी ने भी उसका उल्लेख किया। वीडियो बनाकर वो माफ़ी मांग रही है, किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझा जा सकता है कि 15 साल की बच्ची किन परिस्थितियों में उसने वो वीडियो माफ़ीनामे वाला बनाया होगा। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और मुझको लगता है कि इस सिस्टम के लिए इससे बड़ी कोई गाली हो ही नहीं सकती कि उस लड़की का वीडियो लोग रिपोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। प्रभाकर जी बेहतर बताएंगे, कानून के आदमी है, कि ये कानूनी दृष्टि से कितना ठीक है या नहीं है। और मैंने जिन संगठनों में, संस्थानों में काम किया है कि आप जो माइनर है, 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी तस्वीर, उनका चेहरा आप नहीं दिखा सकते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में, और अनलेस कि वो बहुत ज़रूरी ना हो या फिर आप उनके पेरेंट्स से उसके लिए परमिशन न लें। बहरहाल ये कानूनी है या नहीं, लेकिन इसको नैतिकता के अगर मापदंड पर देखें तो उस बच्ची के साथ हम कर क्या रहे हैं? उसको, उसने के मुंह से निकल गई ऐसे। जंतर मंतर पर हम लोग गए, बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, केवल एक वही नहीं दे रही थी। ना जाने ये कौन सा तंत्र है कि जिसने उसी को पकड़ा। बहुत सारे लोग दे रहे थे और आपस की बातचीत में नारेबाजी ऐसी हो रही थी। लेकिन ये भी देखना होगा कि वहाँ ये लोग केवल यही लोग नहीं थे, वहाँ बहुत से और लोग थे। और जो लोग, जो ये युवा पीढ़ी अगर गाली दे रही है तो गाली क्यों दे रही है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर गाली से किसी को एक एक प्रदर्शन स्थल पर गाली दी जा रही है और उससे जो आहत हो जा रहे हैं, आपने बहुत सारे उदाहरण बताए, लेकिन आहत होकर 12 बजे सारे काम धाम छोड़कर आप रील बना रहे हैं, इस लेवल पर अगर कोई आहत हो रहा है तो सबसे पहले कहूंगा कि आप अपनी खुद की भाषा देख लीजिए। यानी मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपकी भाषा संसद के भीतर चुनावी रैलियों में, और उस लड़की को तो शायद 10, 20, 50 लोग आपस के सुन रहे हो, या जंतर मंतर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह के गाली गलौज वाले जो नारे लगा रहे थे, उनको ब्रॉडकास्ट करने वाले लोग नहीं थे। 2-4 वीडियो भले बन गए, उनको तो आप सुन रहे हैं, उनको तो केवल इतने लोग सुन रहे हैं। आपकी भाषा को तो पूरा देश नहीं। आप जब चुनावी सभाओं में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, क्योंकि वो मोनोलॉग ही करते हैं, डायलॉग तो करते नहीं है, उसको तो पूरी दुनिया देखती है ना, केवल देश के लोग नहीं देखते। 50 करोड़ 50 लाख जो भी कहा हो, गर्लफ्रेंड कांग्रेस की, न जाने क्या क्या बोले, ऐसी चीजें बोले कि हम अपने परिवारों में इस तरह की बातें ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं और ना हम कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, ये सबके यहाँ होता है। गाली गलौज, मुंह से कुछ ऐसे ही भाषा शब्द आपस की बातचीत में ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई जगहों पे सार्वजनिक स्थल पर, व्यक्तिगत, कहीं आप डिबेट में है, मीटिंग में है, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसी जगहों पर इस तरह के शब्द अपने आप ही नहीं निकलते। एक ये कह लीजिए कि उसको अपने आप ही वो चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन आप यहाँ खुद ये दे रहे हैं और इस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल लगातार करते रहे। और हमने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जितनी आलोचना हुई प्रधानमंत्री की भाषा, उतनी ही वो बिगड़ती चली गई। शुरू से हम लोग 2014 से लगातार देख रहे हैं, पहले भी देखते थे, पहले उतना नोटिस में नहीं लिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि लिया जाएगा। दूसरी बात जो प्रभाकर जी ने कही, इसको हम लोग सीखते क्या है? ये जो 15 साल की लड़की है, इसने तो जानना समझना सीखा होगा मोदी युग में ही। और उस युग में हम संसद से लेकर, विधानसभाओं से लेकर, चुनावी सभाओं तक हर जगह इस तरह की भाषा देख रहे हैं। संसद में आपकी पार्टी के सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिबेट में एक प्रवक्ता ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने, यहाँ थोड़ा सा ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक पार्टी के लिए कह रहा हूं, लेकिन उस पार्टी के लोगों ने सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंचों पर शुरुआत इसकी की है और फैलाते गए हैं। एक आध बार मान लीजिए किसी से गलती भी हो जाती है तो गलतियों को सुधारा जाता है। एक पार्टी के प्रवक्ता ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को
उसी टेलीविजन डिबेट में माँ की गाली दी, बहुत गंदी गाली दी उसको, उसका हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते। दोनों प्रवक्ताओं से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन ऐसा प्रवक्ता अगर गाली दे रहा है तो मुझे लगता है कि उस प्रवक्ता को तो प्रवक्ता बनाने लायक पार्टी को समझना नहीं चाहिए। लेकिन वो प्रवक्ता लगातार वहां पर उत्तरोत्तर उसको एक कह सकते हैं कि जो इसका स्तर है उसकी तुलना में उसको प्रमोशन मिलता चला गया है, खूब मिलता चला गया। तो ये सीख कहाँ से रहा है? सीख सार्वजनिक जीवन से रहा है, घर से सीख रहा है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां से सीख रहा है। और दूसरी बात ये कि ये केवल इसके लिए राजनीति को ही दोष नहीं देंगे, राजनीति के अलावा सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सारी चीजें जो शुरू में जिनको कहते हैं कि वर्जनाएं होती थी, वो वर्जनाएं टूटी। वर्जनाएं इसलिए होती थी कि बच्चे घर परिवार आसपास स्कूल कॉलेज ऐसी जगहों पे देखते थे, सीखते थे, छोटे बच्चे जो है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़े होते थे, तो बड़े होने का मतलब यह है कि 12th तक के स्कूलों में इतनी स्वच्छंदता नहीं हुआ करती थी, चाहे वो कोएड स्कूल हो, चाहे वो अकेले स्कूल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो। कॉलेज जाने पे थोड़ा स्वतंत्र हो जाता था छात्र, और थोड़ी उसके ऊपर बंदिशें घर की भी, कॉलेज की भी, पढ़ाई की भी कम हो जाती थी। तो वहां पर उसका यह कह सकते हैं कि मानसिक विकास हर लेवल पर होता था, तो यहाँ इस लेवल पर भी होता था। लेकिन जब गालियों को हम देख रहे हैं तो अब वो क्या है, आपके पास मोबाइल फोन है, उनमें सोशल मीडिया है, सब है, बच्चों की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। वहां जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, हमको याद है कि हमारे बचपन की फिल्में, हमारे बचपन के दौर की यानी 80 के दशक की फिल्में जो होंगी, उनमें गालियों का उच्चारण सार्वजनिक तौर पर नहीं हुआ होगा। कम से कम मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है, मैं फिल्म कम देखता हूं, लेकिन फिल्म के क्लिप्स और गाने ये सारी चीजें तो सुनते रहते हैं। बाकायदा गालियां, तो प्रभाकर जी आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपकी जानकारी में हो। पहले की फिल्मों में इस तरह की गालियां नहीं होती थी। 2000 के बाद की जो फिल्में बन रही हैं या अब की जो बन रही हैं, सीधे सीधे मतलब कई जगह तो मुझे लगता है कि जानबूझकर गालियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ मैं जोड़ूंगा, आशुकेश इसे कंफर्म करना, एक गाना है आदमी सी है, एक गाना कहीं बजता है, बड़ा ही ब्रॉडली वो गाना फेमस गाना है, आदमी, वो वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो योगी जी ने कैमरा पर्सन को कहा था। और वो गाने में है, वो सब जगह है। हाँ, बड़ा सुंदर, मतलब उसका लय बड़ा सुंदर है। शब्द पर जाएंगे तो लगेगा कि शब्द तो गाली है। शमेश जी, एक और चीज, जैसे योगी जी के मुंह से गाली निकल गई, और जो कहते हैं, हम कहते हैं गालियां जो निकल जाती हैं वो निकल जाती हैं इसलिए कि अंदर रहती हैं, बनती नहीं। गुस्से में जो निकलता है इसका मतलब कि अंदर था। लेकिन उसके बाद एक और चीज हुई, वो हमने देखा, वो ये कि जब मुख्यमंत्री के मुंह से ये गाली निकली, उसके बाद से तमाम स्वनाम धन्य बड़े पत्रकारों ने उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की और बताया कि उसमें कुछ गलत नहीं है। उसके शब्द विन्यास पर, व्युत्पत्ति के आधार पर उस शब्द को बेहतर बताने समझाने की कोशिश हो गई। मुझे पता याद है कि एक बहुत बड़े पत्रकार है जिनका सियासत में बहुत ही जबरदस्त दखल है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बड़े करीबी हैं। उन्होंने एक, मुझे लगता है कि 5-7 पेज का एक वो लिखा था, आर्टिकल लिखा हुआ था उस गाली के उस पर, विन्यास पर और उसकी उत्पत्ति पर। तो जब हमारे बच्चे ये देखें कि ये शब्द कहां से आ रहा है, जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी निशिकांत दुबे ने सदन में जवाहरलाल नेहरू के लिए अय्यार शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ शब्दों को उच्चारित नहीं करने के लिए कुछ वो होते हैं, एसओपी होता है कि इसे नहीं इस्तेमाल करना है। तो जब, अच्छा, एक और भी होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि ये असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत करो। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, यार ये मत बोलो भाई, ये असंसदीय शब्द का प्रयोग मत करो। लेकिन जब संसद में ही असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, तब से वो समाज में वो आया, और वो बच्चे, और मैं बार बार कहता हूं उन चीजों को आशुकेश, कि बच्चे सीखते हैं, नकल करते हैं, बेहतरीन नकलची होते हैं। तो वो पापा को बोलते हुए देखते हैं तो सीखते हैं, अपने नेताओं को बोलते हुए देखते हैं, सीखते हैं। फिल्मों की बात आपने देख ली। और अब मुझे आशुकेश आपसे सवाल करते हैं, आप जेनजी हैं, इस जनरेशन के हैं, ये सच है, ये तो हमें जिन शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है, ये पीढ़ी उसे इतना आराम से कैसे बोल लेती? थोड़ा मुझे बताओ, इसका मनोविज्ञान समझाओ।
सर ज्यादा तो इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप देखिएगा हमेशा से भाषा ने और लोगों की बातचीत ने अपने आप को बदला है हर सदी के साथ साथ। पहले हमारी बोली कुछ और थी, उनके पहले हमारी बोली कुछ और थी, एक्सेंट्स चेंज हुए, फिल्में जैसे आपने बोला वो सब चेंज हो गए। और मुझे लगता है कि सर अगर हम 2014 के बाद और जेन अल्फा की, क्योंकि ये लड़की जेन अल्फा से आएगी, अभी 15-16 साल की है और काफी वहाँ पे जेन अल्फा के भी बच्चे थे, तो अगर हम इनको देखें तो इन्होंने टीवी और इंटरनेट देखना भी 14 के बाद ही चालू किया, जिस टाइम कंटेंट बदल चुका था। ऐसा नहीं था कि 14 के पहले भी कंटेंट काफी, अनुराग कश्यप की आप फिल्में उठा के देख लीजिए, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल फिल्में होती थी, उसमें भी गालियों का इस्तेमाल होता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कि जेन अल्फा, मतलब आप सड़कों पर उतरिए तो बच्चे के मुंह से गाली निकलता, अगर वो 4 दोस्त खड़े हैं तो बिना गाली के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, इतना ही लीनियंट हो गया। और मुझे लगता है कि ये इंटरनेट जो जियो आया, हमें बहुत भर भर के डेटा लेके आया हमारे साथ, और प्रधानमंत्री ने तो बिहार में जाके बोला भी था कि खूब रील बन रहा है। तो एक एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन रोट, इस जनरेशन का ब्रेन रोट इस वजह से भी हो गया भाषा को लेके, क्योंकि उसको फ्री इंटरनेट मिल गया, सब कोई इंटरनेट पे आ गया, हर किसी के लिए इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया कि हर कोई अपना ज्ञान आके उस पर दे रहा था और लोग उसको अपने अपने हिसाब से ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही हुआ सर, इंटरनेट ज्यादा आसानी से लोगों को मिल गया, लोग दुनिया जहान देखने लगे। जैसे अभी रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे तो अमेरिका में किंग्स प्रोटेस्ट करके हुआ था ट्रम्प के खिलाफ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। आप उस प्रोटेस्ट में पुतले और स्लोगन के जो कागज बने थे आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें जेनजीज भी थे, मिलेनियल्स भी थे और अल्फा भी थे। तो उन, अगर वैसा एक पोस्टर, मुझे एक पोस्टर ध्यान आता है, वो इतना खराब पोस्टर है, अगर वैसा एक पोस्टर इंडिया में बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि यूएपीए से नीचे कोई धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए। तो मतलब इतना आप ये खराब कह वो रहे हो, पोस्टर, आप ये इतना कह रहे हो कि ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये मतलब ये केवल जंतर मंतर नहीं है और हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया। हाँ, फ्रांस को बोला जाता है, फ्रांस प्रोटेस्ट में सबसे आगे, उनसे बेहतरीन प्रोटेस्ट और उनसे कलात्मक प्रोटेस्ट कोई करता नहीं, हर किसी बात को लेकर, हर मुखल को लेकर। वहां पे देखिए वुमेन्स नेकेड प्रोटेस्ट करती हैं। हम यहाँ पे गाली पे बहस कर रहे हैं, आप देखिए कि किसी एक तंत्र के, एक डेमोक्रेसी के नेता को क्रिटिसाइज करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है, हम बस गाली की बात कर रहे हैं, वहां पे प्रेजेंटेशन होता है। यहीं पर आकर के एक बात और मैं जोड़ता हूं, समीर जी, जी। आपको याद होगा एक नारा लगा था दिल्ली चुनाव के आसपास, देश के गद्दारों को जूते मारो, गोली हाँ, मारो, गोली मारो, जूते मारो, गोली मारो, डैश डैश। ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में मांग की गई थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जज के आपके सामने जो मामला गया ना, तो जज साहब ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए कि बोलने वाले ने मुस्कुरा कर बोला था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जज साहब ने मुस्कुरा कर बोला था, जंतर मंतर पर बोला गया, दी गई प्रत्येक गाली है वो बच्चों ने मुस्कुरा करके और ठहाके के साथ दिया। किसी के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं, किसी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ऐसे दे रहे। और शायद इसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चे, उनसे गलती हो जाती है, माना जा रहा है इस चीज को। लेकिन जो आपने कहा माते उस पहलू पर, 15 साल की बच्ची, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसका एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उस वीडियो को वायरल किया जाता है। यस, कानून के मुताबिक बच्ची नाबालिग है, उसका वीडियो इस तरह से वायरल नहीं किया जा सकता, गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए कि जिन सेक्शन के उसने जो अपराध किया है, उसके अपराध को हम अगर कहें कानून की भाषा में, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बहुत पीटी ऑफेंस है। इसमें सजा जो होगी वो मैक्सिमम 2 साल या 3 साल से कम की सजा होगी। और नाबालिगों के मामले में एक ब्रॉडली लोग ये समझते हैं कि नाबालिगों के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन ये सच नहीं है। नाबालिगों के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, बशर्ते कि उसका जो अपराध है, जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, वो हीनियस है। हीनियस मतलब 7 साल से अधिक, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 7 साल से अधिक सजा वाला अपराध अगर उसने किया है तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी, उसका ट्रायल होगा। ये बात और है कि उसका बच्चों का चाइल्ड जो प्रोटेक्शन वाला जो कानून है, उस कानून के तहत होगा। उसमें सामान्य एडल्ट के जो होते हैं पॉक्सो के तहत होगा, इसके तहत नहीं होगा। पॉक्सो नहीं, उसको चाइल्ड राइट वाला जो कानून वो है, दिमाग से उतर रहा होगा। तो यहां पर इस लड़की का जो ऑफेंस होगा, ऑफेंस जो है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि उसने ऐसा कुछ बोला कि लोगों के मन में
एक विद्वेष आया और विद्वेष वो सामाजिक विद्वेष के लिए काफी है, तो वो 3 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती। तो ये भी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करना अपने आप में मुझे लगता है कि कानून का बेजा इस्तेमाल है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके फोटोज, उसके वीडियोज को वायरल करना, और समीर जी ने सही बात कही, मीडिया में हमने देखा कि कोई अपराध कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह की बात हो, अगर कोई बच्चा या बच्ची शामिल है तो उसके चेहरे को हम मॉर्फ करते हैं, उसके चेहरे को हम ढकते हैं, दिखाते नहीं, उसकी पहचान छुपाते। अखबारों में हम रिपोर्ट जब लिखते, तो अखबारों में रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका नाम हम लिखते हैं कि हम नाम नहीं बता पा रहे, पहचान छुपा रहे। केवल नाम ही नहीं होता है, नाम के साथ साथ उसके मोहल्ले का भी नाम नहीं बताना होता है, उसके पेरेंट्स का भी नाम नहीं बताना होता है, कि किसी भी तरह से लोगों को पता, उसकी पहचान डिस्क्लोज नहीं हो पाए। लेकिन इस मामले में आप देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर पब्लिक की गई, फोटो, उसका वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, और मान लो कि जिस ढंग से जो कुछ हो रहा है, मैं फिर उसी चीज पे आ रहा हूं कि वो लड़की का जो वो है, जिस ढंग से वो लड़की बोल रही है, वो कितना डिस्ट्रेस में है, वो कितने, मतलब उसको कितना पेन है। मुझे लगता है कि वो पेन हमारे सिस्टम को होना चाहिए था, वो पेन हमारी पुलिस को उठाना चाहिए था, वो पेन हमारे नेताओं को उठाना चाहिए था, उनको होना चाहिए था। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमने अपनी पूरी जिम्मेवारी इन छोटे बच्चों पर, जिसे आप जेन अल्फा कह लें, जेन जी कह लें, उन पर हमने अपने कुकृत्यों का, अपनी कमियों की जिम्मेवारी, ठेकरा उनके सर पे फोड़ दे रहे हैं, और हम अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और इसमें मैं जोड़ दूं समीर जी, वो ये कि जब प्रधानमंत्री ने रात कहा आकर के सेल्फी वाला वीडियो बना करके कि हमने बच्चों को, मुझे लगता है कि माफ करना चाहिए, मुझे उसमें लगा कि नहीं, बच्चों को तो आपने माफ कर दिया, वेलकम है, स्वागत है, लेकिन बच्चे भी आपकी तरफ देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर प्रधानमंत्री जी उसमें यह बात कह दिए होते कि हमारे बच्चे हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, और उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमें खेद है, माफी मत मांगो, लेकिन कहो कि हमें बुरा लगा, हमें खेद है, हमारे बच्चों को चोट लगी है, और हम भविष्य में हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चों को आगे से इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इस तरह से उनके साथ बर्बरता नहीं हो। लेकिन वहां पर मिसिंग है, और प्रधानमंत्री ने जब कह दिया तो उसको इस तरह से दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है जैसे कि बुद्धा रिटर्न्स वाली मसला हो गया, कि एकदम बुद्ध ने अवतार लिया और उन्होंने क्षमा, अच्छा वो भी आ रहा है, कैप्शन लगा हुआ है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास। हाँ समीर जी, बड़े मैं देख रहा था, हमारे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, बड़े स्टार एंकर्स हैं, वो कुछ इस तरह के कैप्शन के साथ उसे ट्वीट किए हैं, उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। हालांकि मैंने नहीं लगाया था, मुझे पता था कि ये कानूनी तौर पर भी गलत है, नैतिक तौर पर भी गलत है। किसी बच्ची को इस तरह के उसमें स्थिति में दिखाना, लाइक पेन होता है, कोई भी चीज जो पीड़ादायक हो, जिसको देखने पर आपको पीड़ा हो रही, तो उसे हम सार्वजनिक डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो सर सबसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे सबसे खराब लगी, कि सोसाइटी इसे सेलिब्रेट कर रही है। मैंने काफी लोगों के स्टेटस देखे जो लोग उस बच्ची पे सवाल उठा के बोल रहे हैं कि क्या इसे देश माफ कर पाएगा, मतलब मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। सबसे आयरॉनिकल, सबसे खराब बात मुझे यही लगी। जी सर। समीर जी बताएंगे। समीर जी, एक तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, वही जिसको हम चाह रहे थे कि आप उसको एक्सप्लेन करें, और आपने बताया कि जो लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है। लेकिन मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों माफ कर दे रहे हैं। वो ना माफ करें, और वो माफ कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस लड़की के खिलाफ एफआईआर हुई है, या उसी की तरह और भी बच्चों ने दी है गाली, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, कम से कम कोर्ट में ये मुद्दा जाएगा। कोर्ट में ये जाएगा तो पता लगेगा कि ये बच्चे सरकार को, प्रधानमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को जिसको उन्होंने बचपन से प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है, आज वो इस स्थिति में क्यों पहुंचे हुए हैं कि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा है। और दूसरी बात, ये गालियों की संस्कृति वो कहां से सीख रहे हैं, बहुत सारी बातें आ जाती, तो ये इस पर उनको माफ नहीं करना चाहिए था। ये मुद्दा कोर्ट में भी जाता, कम से कम कोर्ट की भी आंखें खुलती, क्योंकि आपको पता है, आप तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कवर करते रहे। सुप्रीम कोर्ट को ये तक नहीं पता चलता कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, चुनाव आयोग के बाहर क्या राजनीतिक दलों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता चलता है। वो कहता है ये तो हम आज जान रहे हैं। तो कम से कम इस एफआईआर, इस मुकदमे के बहाने अगर मामला कोर्ट में पहुंचता तो पता तो चलता कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश। इसी में मैं जोड़ता हूँ, इसी में जोड़ता हूँ, ये बात आपने बहुत सही कही
कि 15 साल के बच्ची या 15 साल 16 साल के बच्चों को, नाबालिग बच्चों के खिलाफ जो जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर जब जाएगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में, तो प्राइमा फेसाई मजिस्ट्रेट इसके लिए पुलिस को फटकार लगाए पहली नजर में कि भाई तुमने ये कानून कहां से पढ़ा, ये 15 साल की बच्ची के खिलाफ एफआईआर तुमने दर्ज कैसे कर लिया। तो ये जो बात है ना, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि जिस मसले को लेकर, और वो भी गाली देने के लिए। यस, मतलब आप बताएंगे कि गाली देना कितना बड़ा अपराध है, ये बीएनएस में या फिर जो पुराना था आईपीसी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना बड़ा अपराध है कि उसके लिए आप 15 साल की बच्ची के खिलाफ एफआईआर करा दे रहे हैं। तो और ये जो माफी दी गई है, दरअसल वो कोर्ट में फर्जियत होने से बचने का तरीका है कि पुलिस दबाव में, अति उत्साह में, दबाव हो या अति उत्साह इसको कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि नोएडा पुलिस को ये पता नहीं है कि किस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है बच्चों के खिलाफ और किस मामले में दर्ज नहीं की जा सकती। पुलिस को पता है, पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन पुलिस को पता होता है कि हम यहां पर अपने पॉलिटिकल बॉसेस के उसमें अच्छा बच जाएंगे, कोर्ट में जो होगा तो देख लेंगे। तो वहां होना क्या होता है, एक बार एक रिमार्क पास होता है और उसके बाद से पिटीशन डिसमिस हो जाता है। तो यहां पर जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इनको माफ कर दे रहे हैं, माफ किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह था कि अदालत में ये मामला जाएगा, ऊपर से और फर्जियत होगी, इससे बेहतर है कि हम इसको ये बड़ा डील दिखाएंगे, मतलब लोगों की नजर में हम बुद्धा बन गए। हाँ, और उसके बाद से उस सिस्टम के लोग जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो वो विषधर भुजंग हो गए, सामर्थ्यवान हो गए, और तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। हाँ, और तो ये जो है, मुझे लगता है कि इस बात को भी समझने की जरूरत है। सर एक चीज इन सभी चीजों में ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। हमने अपने जनरेशन ने, जो खासकर मिलेनियल जनरेशन था, इस जेन ज़ी से पहले वाले जनरेशन था, वो सब वो थे सभ्य, वो थे सीरियस, हर एक चीज को लेके पर्टिकुलर थे। लेकिन इस जनरेशन पे हमने हमेशा से बात की है, कई चर्चाएं की हैं, काफी एक्सपर्ट्स ने बोला ये जनरेशन नॉन सीरियस जनरेशन है, ये इसको कुछ पता नहीं चलता, ये पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं सोचता या नहीं समझता। लेकिन ये प्रोटेस्ट और ये गालियां कहीं ना कहीं मुझे ये बता रही है, और सभी जनरेशन को ये बता रही है कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि इस जनरेशन को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, इसी जनरेशन ने इस्तीफा दिला दिया, और इसी जनरेशन ने गालियां भी दी, और यही जनरेशन पॉलिटिकल मीम बना रहा है जिसको सरकार बैन कर दे रही है। तो अवेयरनेस तो है इस जनरेशन में, और गालियां जो आ भी रही हैं ये उनके देखिए सर, आप कुछ भी कह लीजिए, हम मानते हैं कि पब्लिक स्पेस में गालियां देना गलत है, लेकिन ये जो गाली दी गई है और इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, वो एक इंसान को देख के कार्रवाई की गई है। अगर यही कैमरे पे ही गाली एक जेन ज़ी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देता, जो कि अभी देते भी हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लिखित में कोई भी इंसान दे सकता है चलता फिरता, और जेन ज़ी इसका प्रमाण है, और वो ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे ज्यादा हमसे और आपसे ज्यादा वो सोशल मीडिया पे हैं, और वो सब देख रहे हैं, इसी वजह से ये गुस्सा निकल के सामने आ रहा है। बस सर यही। समीर जी आपका रिमार्क, उसके बाद से मेरे पास कुछ है, मैं 2 मिनट समय लूंगा। समीर जी। नहीं, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने, आशुकेश ने की कि आप जिस जेन ज़ी को आपको लगता था कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या सरकार को ये भ्रम था प्रभाकर जी कि ये ऐसी जनरेशन है, इसको हम जो परोस दे रहे हैं ये वही सही मान रही है। कुछ हद तक हमने देखा भी कि 2014 के बाद चीजें ऐसी बदली या इस तरीके से पोलराइज किया गया कि ऐसा हो भी रहा था, लेकिन उसी जनरेशन ने बता दिया कि आप इस गलत फहमी में मत रहिए, सारी चीजें हम समझ रहे हैं। और इसका प्रमाण केवल ये नहीं कि वो प्रोटेस्ट में आ गया, इसका प्रमाण ये रहा कि उसने जो तमाम पोस्टर्स हम लोगों ने वहां देखे थे, वो यही बता रहे थे कि आपकी सारी हरकतें, ये देश की जनता, ये रिटायर होकर जो पार्क में कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जिन्होंने नौकरी की और आज पेंशन ले रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या, वो भले न समझे, लेकिन ये जनरेशन समझ रही है कि ये सरकार हमारे भविष्य के लिए क्या कर रही है। वहां के पोस्टरों के आधार पर, वहां जो तख्तियां और बैनर लेके छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि ये जेन ज़ी बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है, और अपने फैसले, अपने भविष्य के फैसले लेना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मैं कह दूंगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं मानेगा कि आप सही कह रहे हो, नहीं, अपने हिसाब से वो सोचेगा। वीडियो कंक्लूड करें उसके पहले एक बात और, कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी,
मुझे एक बात याद दिलानी है, याद आ गई कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बनारस काशी के सांसद हैं। काशी की थोड़ी संस्कृति पे बात कर लें। गालियों के मामले में विश्व प्रसिद्ध गालियां बनारस से आती हैं, सभ्य ढंग से गालियां बनारस से आती हैं। बनारस की गालियों को सुनेंगे तो कान से खून निकल जाएगा। वो जंतर मंतर पर अभी वो गालियां उस अंदाज में नहीं आई। साहित्य की बात करते हैं उसी बनारस के बारे में। काशी का 80, जब मैं पढ़ने बैठा तो 2-4 लाइनें पढ़ी, 2-4 पेज पढ़ा, उसके बाद मैंने रख दिया, कहा कि मेरे पास पहले से गालियां हैं, गांव का हूं, सुना हूं। ये मेरे गालियों के शब्द भंडार में कई गुना वृद्धि हो रही है। ये बनारसी गालियां उसमें अगर घुस गई और मेरे से अगर नियंत्रण नहीं हो पाया योगी जी की तरह से, तो बड़ी सामाजिक तौर पर बड़ा मेरी मतलब उपहास उड़ाया जाएगा। तो मैंने उस किताब को कुछ समय के लिए रखा, बड़ी हिम्मत करता हूं, उठाता हूं, मेरे गालियों के शब्द भंडार में, कोश में कुछ और गालियां जुड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी है। अच्छा, उस पुस्तक पे बहुत चर्चा हुई, उस पुस्तक के बारे में कहीं बैन नहीं किया गया, उस पुस्तक के उस लेखक के बारे में कहीं कुछ इस तरह की बातें नहीं। समीर जी, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी बात और मैं जोड़ दूं। उसी वाराणसी की, उसी काशी की संस्कृति ये रही है, कभी किसी जमाने में वहां उसी 80 घाट पर होली के मौके पर एक व्यापक बड़ा कवि सम्मेलन होता था, और वहां उस कवि सम्मेलन में वो गालियों वाला ही कविताएं भी, एक से एक बड़े साहित्यकार कविताएं सुनाते थे। उन कविताओं को आप सुन नहीं सकते हैं, आप मतलब परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं। और उन लोगों को गालियां दी जाती थी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे, बैठे रहते थे, वहां के डीएम एसपी हुआ करते थे, कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन गालियों का बुरा नहीं माना जाता। तो गालियों की भी क्या है, उनकी भी परिस्थितियां स्थितियां होती हैं। प्रधानमंत्री को बनारस की संस्कृति नहीं पता है। प्रधानमंत्री बनारस की संस्कृति को खत्म करके उसको एक कॉरपोरेट संस्कृति वाला शहर बनाना चाह रहे हैं, और काफी हद तक वो बना भी रहे हैं। तो वहां की संस्कृति को तो मिटाने पर लगे हुए हैं उनको, और ना ही उस संस्कृति को जानने की उन्होंने कोशिश की। जो आप कह रहे हैं, वहां के अब एक प्रोफेसर साहब नहीं है बीएचयू के, मिश्रा जी, भाजपा के ही बड़े मतलब वो पता नहीं पार्टी में थे या नहीं थे, लेकिन प्रशंसक थे, प्रधानमंत्री के भी बड़े प्रशंसक थे। उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, मैंने एक स्टोरी की थी बनारस के इसी होली वाले कवि सम्मेलन पर। तो उन्होंने, आप जिस गाली का, विश्व प्रसिद्ध गाली का, जो बनारस की प्रसिद्ध गाली का कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो संबोधन है यहाँ का। मेरा, मैं जब अपने बाल कटाने जाता हूं तो मेरा नाई, मैं प्रोफेसर हूं बीएचयू का, लेकिन वो इसी संबोधन से हमको कहता है कि कहाँ रहे हो अभी तक, कहाँ थे तुम अभी तक। तो ये वहां की, लेकिन किसी को टारगेट करके अगर गाली दी जा रही है प्रभाकर जी, तो गाली अब शब्द है, निश्चित तौर पर है, और सभ्य समाज में उसकी नहीं है, लेकिन गालियों का भी अपना एक समाज शास्त्र है। शादी विवाह में गालियां होती हैं, अब उनको बुरा नहीं माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि करि वैदिक लौकिक सब रीति। भगवान राम का जब विवाह हो रहा था तो वहां एक तरफ वेद पाठ हो रहे थे और दूसरी तरफ महिलाएं गालियां दे रही थी। आज भी वो संस्कृति फॉलो होती है, लेकिन सवाल ये है कि आपको गाली पड़ जाए तो आप आहत हो जाएं, और दूसरों को गालियां पड़ रही हैं उससे भी ज्यादा खराब तरीके से। और यहाँ तक कि कई दशक हो गए जिन प्रधानमंत्रियों को इस दुनिया से गए हुए, आप उनको भी गालियां दे रहे हैं, वहां आप आहत नहीं होते हैं। तो ये दिखाता है कि कितने व्यक्तिवादी आप हैं, कितने ज्यादा आप एक तरीके से अपने बारे में ही सिर्फ सोचने वाले हैं। ये चीज दिखाई पड़ती है। थैंक यू इस कन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। हमने बात की कि गालियों की इंपॉर्टेंस क्या है। आज मैंने भी जाना कि गालियों की इंपॉर्टेंस किन किन जगहों पे हो सकती है। और जो एक इस पूरे कन्वर्सेशन से जो 3 चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट निकल के आई। सबसे पहला ये कि इंपॉर्टेंट गालियां देना नहीं है, लेकिन अब किस इंसान को गाली दे रहा है और क्या उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है तो ठीक है, अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है आपको। दूसरी चीज है ये कि जो लोग जेनजी को नॉन सीरियस मान रहे थे, हमने आज उस पर भी डिस्कशन कर लिया, उनको मानना पड़ेगा कि ये जनरेशन सीरियस और सब देख रही है। अब हमेशा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने बोला तो एक इस्तीफा हो गया। और तीसरा चीज ये कि जवाबदेही हमसे ही मांगी जाएगी इस जनरेशन से। और जो अल्फा जनरेशन है, राजस्थान में शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में पंखा नहीं है स्कूल में, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पे भी किसी नेता का बयान नहीं आया। एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा, चूंकि वही बनारस के ही एक सज्जन ने जब वहां पर बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो स्टोरी करने गया था, तो वहां एक सज्जन ने मुझे कहा, और ये बड़ा आम मुहावरा है वहां का, बनारस का, कि गली, गाली और पान, ये 3 बनारस की पहचान है।
उस बनारस की पहचान है जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीत कर आए। हम इस चर्चा में गालियों के बारे में, बनारस के बारे में बोल करके हम गालियों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस में गाली की जो संस्कृति है वो जेन जी और जेन अल्फा का दिया हुआ नहीं है जी। बस इतनी सी बात बताने की हमारी कोशिश थी। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली देना अपराध है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से गाली जैसे शब्द निकलना उससे बड़ा अपराध है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। कोई बच्चा अगर प्राइवेट लाइफ में गाली देता है, किसी प्रोटेस्ट में गाली देता है, तो उसका अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसके शब्द अगर हल्के हैं वो बहुत बड़ा अपराध है। कोई सांसद और या विधायक साला जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है वो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, क्योंकि वो जो बोलता है उसे हमारा समाज एडॉप्ट करता है, उसका नकल करता है, बच्चों पर उसका ज्यादा असर होता है और वो ट्रांसलेट होता है जो जंतर मंतर पर विभत्स गालियों के रूप में दिखाई और सुनाई देता है।